प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली से की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक गोलमेज बैठक में लिया हिस्सा। इससे पहले मिस्र के हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अल सीसी से भी करेंगे मुलाकात। हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर के हालात पर हुई सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री ने राज्य में जल्द शांति स्थापना और सामान्य स्थिति का दिलाया भरोसा। विभिन्न दलों ने सरकार को सकारात्मक सहयोग का दिया आश्वासन। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा ने फिर कसा तंज। कहा, कई दल साथ तो आए लेकिन नहीं मिले इन नेताओं के दिल। बैठक को कहा नाटक मंडली। बीजेपी ने कहा, सभी भ्रष्टाचारी और सजा याफ्ता हुए एक मंच पर इकट्ठा। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, यूपीए के समय घोटालों का था बोलबाला, इसीलिए जनता ने देश बेचने वाले को नकारा। प्रधानमंत्री मोदी को बताया दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। 19 जिलों के करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। हिमाचल में मानसून ने दी दस्तक। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश। गुजरात में भी बारिश का दौर जारी। मुंबई में बारिश ने लोगों को दी राहत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, वैगनर समूह ने रूस की जनता को दिया धोखा। बगावत करने वालों को सख्त सजा देने की चेतावनी। रूसी जनता को दिया सुरक्षा का भरोसा। वैगनर समूह के सैनिकों का रोस्टोव ऑन डोन शहर पर नियंत्रण का दावा। और बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। महिला टेबल टेनिस में अली बेलामा ने जीता स्वर्ण पदक, तो वहीं पावर लिफ्टिंग में अनुराग ने जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। इन खेलों में भारत के पदकों की संख्या हुई 100 से भी अधिक। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा की। 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कायरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी औपचारिक मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली से द्विपक्षीय मुलाकात की। और इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक गोलमेज बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की ये पहली यात्रा है। और मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लम से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।
और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के 2 दिवसीय दौरे के अंतर्गत राजधानी काहिरा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैदबोली ने हवाई अड्डे पर ही पीएम मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री का अभिनंदन परंपरागत ढंग से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने इस दौरे में पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। पीएम मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काहिरा में उनके होटल के बाहर भी लोगों की भीड़ उमड़ी। इन सभी ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने इनसे मुलाकात करके इस प्रेम के लिए आभार जताया। थोड़ा बहुत इंडिया में कभी आई? कभी नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वाह। और मिस्र में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। बड़ा गर्व है आपका स्पीच बढ़िया था। The way you talked about number 3 in the world in as economy, inspiring. इंडिया जब ग्रो होता है तो वर्ल्ड ग्रो होता है। यहाँ के लोगों को क्रिकेट सीखना है, फुटबॉल सीख रहे हैं, उनको क्रिकेट सीखना है। यहाँ कबड्डी भी बहुत पॉपुलर है। सबसे ज्यादा नाम आपको अमिताभ बच्चन जी का सुना। सर आप हमारे सब हिंदुस्तानियों के हीरो सारा हिंदुस्तान सबका हीरो है। नहीं, आपने जो सारे हिंदुस्तानियों को प्राउड। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मिस्र के लोगों की भी खुशी देखते ही बन रही थी। लोगों ने पीएम मोदी से मिलने के लिए अपने लिए सम्मान की बात बताया और भारत के साथ अपने दिल के रिश्ते का इजहार किया। You like India? बहुत सबसे ज्यादा ऑल इंडिया ऑल कल्चर अबाउट इंडिया। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि मेरे दिल भी हिंदुस्तानी है।
It's just a great honor. I'm very happy. I was very excited about meeting him. It's honor to Egypt. We as Egyptian, we cherish and love the Indian culture, and the Indian people, we, like the Prime Minister said, we feel no difference between each other. We love everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like there's no difference. I was very happy to meet a great person like him. So it was an honor to meeting him, actually. That's a privilege. That's a big honor for us. We had at this level welcome someone at the level of Mr. Modi. So it was really a true honor to have them with us. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिस्र यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और बातचीत की। Speech बढ़िया था। The way you talked about number 3 in the world in as economy. Inspiring. इंडिया जब ग्रो होता है तो वर्ल्ड ग्रो होता है बोलना। सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ऑल फेस्टिवल्स, अम्बेडकर यहाँ के लोगों को क्रिकेट सीखना है। सीख रहे हैं, हम लोग क्रिकेट सीख रहे हैं। यहाँ कबड्डी भी बहुत पॉपुलर है। सबसे ज्यादा नाम आपका अमिताभ बच्चन जी का सुना। सर, आप हमारे सब हिंदुस्तानियों के हीरो। सारा हिंदुस्तान सबका हीरो है। नहीं, आपने जो सारे हिंदुस्तानियों को प्राउड किया है, सबको प्राउड किया सच में। देश के लोग मेहनत करते हैं, तरक्की होती है, नहीं, पहले जब हम जाते थे तो हिंदुस्तानियों को ऐसी नजर से कोई नहीं देखता था जैसे अब देखते हैं। आप सबकी समस्या काम कर रही है सच में। आप लोग कितनी बार जाते हैं? होंगे 4 साल पहले जाते होंगे। ये 4 बार जाते हैं। आप लोगों की मेहनत से हो रहा है। अमेरिका में जो आपने किया, एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ इट। जबरदस्त प्राउड होता है, मतलब हर एक आपकी लीडरशिप से आप लोग हिंदुस्तान की जानकारी रखते हैं। एक चीज है कि जब से आप आए हैं, ऑनेस्टली हमारा जो वैल्यू है बाहर में बहुत बढ़ गया है। एंड हमारा जो अभी देखिए, जब हम लोग एयरपोर्ट में जब क्रॉस करते हैं, मैं बहुत सारा कंट्री ट्रैवल करता हूँ। पहले ऐसा नहीं था कि उन लोग हमारा इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू करते थे, हाँ इंडिया से हैं, बट अभी अगर आप बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, रियली आपको पता चलता है कि जो रेस्पेक्ट एंड ये चीज पॉसिबल हुआ है कि जब से आप आए, आपका जो फॉरेन रिलेशन, एक्सटर्नल जो पार्टनर्स के साथ जो एंगेजमेंट आपका है, वो बहुत स्ट्रांगली आप किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ गया। भारत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा यहाँ के लोग खाना? समोसा, गुलाब जामुन बहुत चाव से बहुत अच्छे से सब लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन। हाँ, तो बॉलीवुड बहुत करता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। हम लोग पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं। बाहर तो अमेरिका की टीम ये चैंपियनशिप भी है। मदद करेंगे सर, कभी भी साउथ में कोई भी तमिलनाडु में बाटे आपके लिए मदद करेंगे सर, 100%। आप आप गया तो आप लोग विशेष है।
प्लेयर भी है। उसके साथ से ही है, ये सब लोग साथ से है, एक एक ग्रुप के साथ से। सब माताएं बहनें प्रसन्न है। हाँ, हमारा 25 साल से है। સાહેબ આપનું જે વિઝન છે એનું કોઈ પણ હોરાઇઝન નથી અને એ ફક્ત આપણા ઇન્ડિયા વાસ્તે નથી, એક ઇન્ડિયા જે આલમમાં રહી છે એના વાસ્તે આપનું છે. દેર ઇઝ નો હોરાઇઝન ફોર એ વિઝન. આપણે બધાએ મહેનત કરીને ભારતને આગળ લઈ જવું ભરું થાય. અને સાહેબ આપની જે છે આ છે એના સબબ. થેન્ક યુ સાહેબ, અને આવતા રહેજો સાહેબ. જરૂર. और काहिरा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ बातचीत और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने विशेष भाव के साथ हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली को भी धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत मिस्र संबंध फले फूले और दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करें। और मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों से पहले वहां की सरकार ने भारत के सम्मान में तिरंगा झंडा फहराया। ये झंडा मिस्र सरकार के मुख्य भवन पर द इजिप्शियन कैबिनेट के सामने फहराया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में अमेरिका के शीर्ष नेता पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखे। न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रिसेप्शन हुई, जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाई पार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस स्पीकर से लेकर सबने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट की। और हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इस यात्रा में दोनों देशों ने इस संबंध में प्रतिबद्धता जताई है। टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म एंड unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestation। ये तो स्टेटमेंट है। जो भी देश आतंकवाद के खिलाफ होते हैं, ये जनरल फैसले, पर ये आप सुनिए, they strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for terrorist attacks। और मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लम से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। उन्होंने संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के कई प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात की।
और अब रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर शनिवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मणिपुर मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही मणिपुर की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में अब एक भी व्यक्ति की जान हिंसा में न जाए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोऑपरेशन की बात कही। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहां शांति बहाली हो और ये हम सबके लिए एक जानने योग्य विषय है कि जून 13 के पश्चात एक भी जान की क्षति मणिपुर में नहीं हुई है। किस प्रकार से इसी प्रकार की स्थिति जहां कोई जानो माल की क्षति ना हो, इसको कायम रखा जा सके, इसके लिए आगे जो भी करना पड़ेगा, माननीय गृह मंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त किया है कि वो कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से स्थिति को सामान्य करने, मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच में जल्द से जल्द शांति और विश्वास बहाल करने में मदद के लिए सहयोग का आग्रह किया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर समस्या के त्वरित समाधान के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सभी को सुनने के पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सबको ग्रहण करते हुए कहा कि जो भी आपने कहा है इन सब विषय पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और सारी जानकारी उन्होंने मणिपुर को लेकर प्रतिनिधि मंडल को दिया। प्रतिनिधि मंडल भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि आज से पहले ये अनप्रेसिडेंटेड रहा है कि कोई गृह मंत्री 3 रात और 3 दिन मणिपुर में बिता करके या किसी राज्य जहां दंगे हो रहे हो वहां बिता करके आए। और गृह मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया कि कोऑपरेशन के साथ हम सब मिलकर के यथाशीघ्र शांति की ओर बढ़ेंगे। हाँ। एक तो बड़े खुले मन से बात हुई। देयर वाज एब्सोल्युटली एन ओपन काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर माइंड। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द दिखाएंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जो चीजें वो कर पाएंगे और जो जो सुझाव हैं जो हमने दिए हैं उनको वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द पीस बहाल हो। मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। 13 जून की देर रात के बाद से राज्य में एक भी व्यक्ति की जान हिंसा में नहीं गई है। अब तक 1800 लूटे गए हथियार भी जमा कराए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य में सुरक्षा बलों के 36,000 जवान तैनात हैं। 40 आईपीएस अधिकारियों को भी मणिपुर भेजा गया है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भाजपा लगातार विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा नेताओं ने इस एकजुटता को स्वार्थ का गठबंधन, नाटक और तस्वीर खिंचवाने का अवसर मात्र करार दिया है। वहीं महागठबंधन के अंदर कई मतभेदों के चलते कांग्रेस कई मुद्दों पर लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक को लेकर भाजपा विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। 2024 के आम चुनाव में विपक्षी दलों के एकजुट होने की कोशिशों की आलोचना करते हुए भाजपा नेताओं ने पटना की बैठक को स्वार्थ का गठबंधन, नाटक और तस्वीर खिंचाने का अवसर करार दिया है। इन सबके बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस को घेरा है। विपक्षी दलों की बैठक पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की हालत इस बात से समझी जा सकती है कि कई राज्यों के छत्रप कांग्रेस को राज्य छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आपसी मतभेदों पर विपक्षी दलों की एकजुटता पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली भी एकत्रित हो चुकी है, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर मोदी जी का तीसरी बार भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेना तय है। कांग्रेस के अपने हाथ खून से रंगे हैं।
चाहे 84 के दंगे हो या उससे पूर्व की घटनाएं हो। भ्रष्टाचार की बात करें तो उसकी जननी ही कांग्रेस है। मैं तो यही कहूंगा, एक रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली तैयार है, मनोरंजन सबका होगा, भूमिकाएं बांधी गई क्या क्या होगी, लेकिन जनता इन सबका चेहरा बहुत अच्छी तरह पहचानती है। 2024 में भी इनको घर पे ही बिठाएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार लाएंगे। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को खोखला बताते हुए इसकी निश्चितता पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा नेता ने आगे कहा कि सबके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं और इनके पास कोई नीति नहीं है। इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। और आज देखिए, जब एक बहुमत की सरकार आती है तो देश कहां पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका की सफल यात्रा, कि अमेरिका भी आज भारत के साथ साझा रिश्ता बराबरी का कर रहा है। विपक्षी दलों की ये बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच अब शिमला में होगी। वहीं इस सब के बीच आप और कांग्रेस का अध्यादेश को लेकर टकराव बरकरार है। अध्यादेश पर कांग्रेस की चुप्पी से केजरीवाल और आप नेताओं में नाराजगी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए विपक्षी दलों की भविष्य में होने वाली बैठकों में शामिल होने की संभावनाओं पर भी सवाल हैं। इन मतभेदों के चलते 2024 की रणनीति के लिए इस महागठबंधन को एकजुट रखने की राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिस्र में प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद ग्रैंड मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने भारत में विकास की गति और बीते सालों में हुए बदलाव को सकारात्मक बताया। Today I was honored, a lot to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually he reflects the wise leadership, and for a big country like India, our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India at the religious level. I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. As well, also the Indian side is going to provide, Darul Ifta, or the Ifta house here in Egypt, with an center of excellence, information technology center of excellence, which will be provided by India. So we have lots of scope of cooperation, and I'm very optimistic about the future cooperation as well. और आगे की खबरों में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में 30 मई से लेकर 30 जून तक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज, बल्कि यूं कहें कल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पानीपत स्थित अनाज मंडी में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया और ईमानदार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। आप याद करिए, 9 साल पहले जब मोदी जी चुनाव में आए तो कांग्रेस के लोग तंज कसते थे, अरे गरीब मां का बेटा है, बर्तन मांजने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाला है, ये देश क्या चलाएगा। न जाने क्या क्या कहते थे मोदी जी के बारे में। लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और हम लगातार आपको प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा से जुड़ी खबर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने योग प्रशिक्षक रीम जबक से भी मुलाकात की, वहीं नाडा अडेल से भी उन्होंने मुलाकात की। योग को लेकर इन दोनों का योगदान सराहनीय रहा है।
और अब बात करते हैं अपने देश में मौसम की। दिल्ली और आसपास के राज्यों में मानसून का इंतजार जारी है, लेकिन कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो कहीं पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। असम में 19 जिलों में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून से कई जगहों पर भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं। भूस्खलन की भी खबरें हैं। तो आइए देखते हैं कि मौसम देश भर में किस तरह से और उससे कैसे हालात उपजे हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 19 जिलों में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार को धुबरी, कोकराझार, बक्सा, बारपेटा, बोंगाई गांव, कामरूप, धेमाजी, कार्बी, आंगलोंग, चराइदेव, सिबसागर, लखीमपुर, विश्वनाथ, सोनीतपुर में तूफान, बिजली और मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कोकराझार, दरांग, मोरीगांव, लखीमपुर, चराइदेव के अलग अलग स्थानों पर शनिवार को भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई। असम में बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 140 राहत शिविर और 75 राहत वितरण केंद्र खोले हैं और बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। कम से कम 4-5 घरों का कुछ भी सामान निकलने नहीं भाई। यहाँ देखिए, यहाँ कितना सारा घर था, लेकिन सब कुछ टूट गया, सब कुछ बाढ़ ने निकल के ले गया, सब तोड़ दिया, कुछ भी सामान भी नहीं है। वो आदमी हम बाहर गया था, कोई भी सामान नहीं लेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की वजह से जीव जंतु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए पार्क के जानवर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर सहित कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मैं 4 साल का था यहाँ, तो पीछे से नाला बंद होने से सारा मलबा आ गए, मेरा साल बिल्कुल खत्म हो गया। दुकान की हालत देखो, तो हमारा कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया। टीम आई हुई है जो मलबा वगैरह हटाने का काम करी। पंडोह डैम के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे करीब 1 घंटे तक बंद रहा। बाद में मलबा हटाया गया और फिर यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल हो गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आगे 3 दिन प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल है और खासकर जो 25-26 तारीख में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी है लगभग सभी जिलों में, जिसमें मुख्य तौर पर सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा और साथ में मंडी। तो इन जिलों पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गुजरात के नडियाद में भी भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जल भराव की समस्या हो गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई में भी शनिवार की सुबह मानसून की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। उधर दिल्ली में भी गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूएस कांग्रेस के अपने संबोधन में आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए इससे निपटने के लिए किसी भी तरह के समझौता न करने पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कट्टरवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं। दोनों ही देश हर तरीके के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की खुले तौर पर निंदा करते हैं। शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में भारत और अमेरिका ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए पाकिस्तान से यह सुनिश्चित कर कार्रवाई करने को कहा कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए न किया जाए। व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक संयुक्त बयान में 26/11 मुंबई और पठानकोट एयरबेस हमलों के अपराधियों को न्याय के घेरे में लाने का आह्वान किया गया, जिसमें सभी यूएन सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कही गई है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूएस कांग्रेस के अपने संबोधन में आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए इससे निपटने के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 9/11 के 2 दशक और 26/11 मुंबई के 1 दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आतंकवाद और कट्टरवाद अभी भी पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. आतंकवादी संगठनों खासतौर से लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, HUM के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का ये आह्वान और भी अहम हो जाता है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू क्षेत्र में एक बार फिर ताजा आतंकवादी घुसपैठ में वृद्धि देखी गई है। घुसपैठ की इन गतिविधियों में लश्कर ए तोयबा के संचालक और 26/11 के प्रमुख आरोपी साजिद मीर का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। आतंकवाद को लेकर अमेरिका और विश्व समुदाय की ओर से जबरदस्त दबाव और हाल में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ओर से ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी के बावजूद भी पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर रवैया साफ नहीं है। बार बार दोहराए जाने के बाद भी मुंबई पठानकोट आतंकवादी घटनाओं के आरोपियों पर पाकिस्तान की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं भारत और अमेरिका द्वारा सबूत मुहैया कराए जाने के बावजूद पाकिस्तान दोनों मामलों में जांच पूरी करने में असमर्थ रहा है। आपको बता दें कि 26/11 हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर ए तोयबा के ऑपरेशन प्रमुख जकीउर रहमान लखवी को 2008 में पाकिस्तान अधिकारियों ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन जल्द ही अपर्याप्त सबूत की दुहाई देकर रिहा भी कर दिया। हालांकि जैसे ही पाकिस्तान पर FATF द्वारा ब्लैकलिस्टिंग का खतरा मंडराने लगा, साल 2021 में आतंकी वित्त पोषण के एक और मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि उसे हाल में ही अपने एक प्रतिष्ठित रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लिए न्यूयॉर्क शहर प्रशासन को पट्टे पर देना पड़ा। वहीं लगभग खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार के कारण फंड की किल्लत दूर करने के लिए आज पाकिस्तान कराची बंदरगाह का संचालन UAE तक को देने को तैयार है। कंगाली के इस हाल में फंड जुटाने के लिए दुनिया भर से पैसे की गुहार लगाने के लिए पाकिस्तान मजबूर है, लेकिन भारत की शांति और स्थायित्व को लगातार बिगाड़ने की नाकाम कोशिश में भी जुटा हुआ है। अगली खबर, बेंगलुरु में G20 के तहत 2 दिवसीय 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस और केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में G20 देशों के करीब 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य, भलाई और खेल विषय पर आयोजित 2 दिवसीय Y20 में पैनल चर्चा और विचार विमर्श के साथ इसमें संपन्न हुआ। सत्र के दौरान युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञों ने संबंधित विभिन्न विषयों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उधर पटना में श्रमिक संगठनों की L20 बैठक कल संपन्न हो गई। L20 के प्रतिनिधियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का अवलोकन किया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सदियों पुराने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था थी।
अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में शुमार येवगेनी प्रिगोजिन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी है, जिसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप को कुचलने की बात कही है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वैगनर ने बुरे वक्त में रूस को धोखा दिया है और सेना को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। जिस लड़ाके समूह को दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार किया था, अब उसने ही अपनी मिसाइलों और तोपों का रुख अपने ही लोगों की ओर मोड़ दिया। अब अपने ही सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का दम भर रहा है। वो बागी हो गया है। ये बगावत रूस की निजी सेना वैगनर समूह ने अपनी ही सेना के खिलाफ की है। वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का दावा तो बेहद खतरनाक है। उन्होंने अपने लड़ाकों को यूक्रेन की सीमा पार कर रूस के रोस्टोव ऑन डॉन में शहर में घुसने की बात कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतना ही नहीं, रोस्टोव ऑन डॉन शहर में रूस की सेना के दक्षिणी मुख्यालय पर नियंत्रण का भी दावा किया जा रहा है। एक वीडियो में येवगेनी प्रिगोजिन मुख्यालय में दाखिल होते हुए यहाँ तैनात सैन्य कमांडरों के साथ हाथ मिलाते दिख रहे हैं। हम इस वक्त रोस्टोव सैन्य मुख्यालय में है। हमने एक हवाई क्षेत्र सहित रोस्टोव ऑन डॉन की सैन्य साजो सामान को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूक्रेन के लिए जो जेट युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं, वो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। कोई समस्या नहीं है। हमने ये सब नियंत्रण में ले लिया है ताकि वायुसेना हमारे खिलाफ नहीं बल्कि यूक्रेनियन के खिलाफ हमले करे। उधर वैगनर की बगावत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने इस हिमाकत का खामियाजा भुगतने की कड़ी चेतावनी दी। पुतिन टेलीविजन पर आए और बताया कि रूस देशद्रोह का सामना कर रहा है। वैगनर सशस्त्र विद्रोह को विश्वासघात बताते हुए उन्होंने रूस के लोगों और देश की रक्षा करने का वादा किया। रूस अपने भविष्य के लिए सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। यह विद्रोह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हम इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। विद्रोह की साजिश रचने वाले सभी लोगों को कठोर सजा भुगतनी होगी। यह विश्वघात है। भाई के खिलाफ भाई को खड़ा किया जा रहा है। वैगनर ने रूस की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इस बीच मॉस्को को दक्षिणी प्रांतों से जोड़ने वाले अहम हाईवे M4 को बंद कर दिया गया है। प्रांतीय गवर्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने और घरों में ही रहने की अपील की है। शहर की सड़कों पर समूह के लड़ाकों को गश्त करते हुए देखा जा सकता है। वहीं शुक्रवार रात से ही राजधानी मॉस्को में सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सरकारी इमारतों और यातायात केंद्रों पर सैनिक तैनात किए गए हैं। इस बीच रूसी सेना का हेलीकॉप्टर से वैगनर समूह के काफिले पर हमला किए जाने की भी खबर है। मुझे नहीं पता। शहर में जो भी हो रहा है नहीं होना चाहिए। यह बुरा है। शहर में सैन्य हथियारबंद लोग नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्हें लगता है कि किसी तरह की बातचीत होगी और हमारे अधिकारी सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दरअसल वैगनर समूह निजी लड़ाकों की एक सेना है जो यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रही है। युद्ध में लड़ाई के तरीके को लेकर वैगनर समूह और रूस की सेना के बीच तनाव बढ़ रहा था। समूह के प्रमुख का आरोप है कि यूक्रेन में कई शहरों में मिली जीत में उनके लड़ाकों के योगदान को कम करके बताया जा रहा है। कई मौकों पर तो समूह के प्रमुख ने बख्मुत में रूसी सेना की ओर से उपयुक्त हथियार मुहैया नहीं कराने के लिए रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडरों पर आरोप लगाए। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि रूस के सैन्य नेतृत्व पर हावी बुराई को रोकना जरूरी है, इसलिए वो न्याय के लिए आगे बढ़े हैं। वैगनर ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में हुई थी, जो वो यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। इस बीच यूक्रेन, अमेरिका समेत दूसरे देश भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रूस के घटनाक्रम को देखते हुए कोबरा के नाम से जानी जाने वाले ब्रिटिश सरकार की आपातकालीन समिति चर्चा करने के लिए बैठक कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि युद्ध के मोर्चे पर मशक्कत कर रहा रूस इस स्थिति से कैसे निपटता है। ये दुश्मन कोई गैर नहीं, अपना ही है, जिसके पास जनता की सहानुभूति और समर्थन पाने का कारण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
एक बार फिर से लौटते हैं प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा से जुड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में हसन अल्लाम प्रॉपर्टीज कंपनी के सीईओ हसन अल्लाम से मुलाकात की। हसन अल्लाम मिस्र में व्यावसायिक जगत का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने पीएम से मुलाकात के बाद भारत की विकास यात्रा की सराहना की। Prime Minister Modi is an unbelievable man, wise, humble, great vision. I found the meeting with him to be informative and educational and inspiring. As a private sector company and a leader in my field, we have a lot to learn from India's private sector. Under Prime Minister Modi's leadership, the private sector in India grew tremendously in the world of infrastructure and engineering and manufacturing, and these are the sectors that we specialize in. So I had the privilege of having a one-on-one meeting with His Excellency, where he gave me a lot of invaluable insight and advice that I hope to take back to my company and start working. और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।